Good morning, students. We had started the chapter 8 of History, National Awakening and Establishment of Political Organization in India. In the last portion, we studied about that what is awakening, है ना. हमने पढ़ा कि नेशनल अवेकनिंग के पीछे क्या रीज़न था, कैसे उसका बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, क्या रीजंस थे इंडिया में नेशनल अवेकनिंग के. उसके हमने पॉलिटिकल रिलीजियस रीज़न पढ़े और भी उसके साथ कई सारे रीजंस पढ़े और साथ ही इल्बर्ट बिल के बारे में भी पढ़ा. फिर हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश इंडिया में हुई थी और साथ ही हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट पढ़ा. ठीक है. आज हम आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, है ना. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ह्यूम और उसके कलीग्स के थ्रू, ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, उनके थ्रू अपने मोटिव को वो पूरा करना चाहती थी और अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना. इसीलिए उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी. जो ह्यूम थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग वायलेंट और अग्रेसिव मेजर्स को अडॉप्ट करें, अपना डिसकंटेंट और एंगर दिखाएं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. ह्यूम जो थे वो चाहते थे कि लोग लेजिटिमेट पाथ और प्रोटेस्ट को अपनाने के लिए इनकरेज हों, जैसे कि अपील्स, मेमोरेंडम, डेलीगेशन, है ना. और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करें और अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उनके सामने कहें. ठीक है. तो जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने एओ ह्यूम को अपना लीडर, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में, क्योंकि वो इस समय उस पोजीशन में नहीं थे कि ओपन कॉन्फ्लिक्ट कर सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. उस समय जो सर्कमस्टेंसेस थे इंडिया के, उसमें ये पॉसिबल नहीं था कि वो डायरेक्ट उन पर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर पाते, है ना. तो उनके लिए ये ज़्यादा सेंसिबल हुआ कि वो ह्यूम को ही कॉपरेट करे. इस ऑर्डर में उन्होंने और साथ ही उन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो कंट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, है ना. द नेशनल मूवमेंट ऑफ दोज टाइम, उस समय पर जो नेशनल मूवमेंट्स हुए, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आई, रेस्टलेसनेस आई लोगों में, और जो डिसइल्यूजनमेंट था इंडियंस का ब्रिटिश लिबरल पार्टी के लिए, वो उन्होंने फील किया कि हमें एक डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारे पॉलिटिकल फोरम को सेंट्रलाइज कर सके. और ये कुछ मेन रीज़न थे जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी. इसलिए कुछ स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था. तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किए अपने फर्स्ट कन्वेंशन में 1885 में. उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने के, वो क्या थे? लोगों में फ्रेंडशिप और म्यूचुअल इंटीमेसी को प्रमोट करना और जो एंथुजियास्टिकली कंट्री के लिए काम करते हैं, और कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेस पर जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म करना, प्रेजुडाइसिस को रिमूव करना, फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना और डायरेक्ट कांटेक्ट करना लोगों से, यूनिटी को डेवलप करना, नेशनलिस्टिक फीलिंग को डेवलप करना, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिजाइम जो है लॉर्ड रिपन का, उसके दौरान ये सब जो है अपनी डिमांड को वो रख सकें. ठीक है. टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्प्ररी एंड बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडिया की जो उस समय की प्रॉब्लम्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन उनका करना, और विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मेच्योर्ड इंडिविजुअल्स, है ना. जो मेच्योर्ड और एजुकेटेड पीपल हैं इंडिया के, उनके हेल्प से जो है केयरफुल और डिटेल डिस्कशन करना इंडिया की प्रॉब्लम्स को लेकर के. ठीक है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल गुड्स का के प्रोग्राम का एक चार्ट बनाना अगले 12 महीनों के लिए, नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए. ठीक है. तो बहुत ही जल्द जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया था, और ये इंडिया
की फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक स्टेज बन चुका था। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हर कास्ट के फॉलोअर्स थे, हर रिलीजन के, क्लास के, उन सब ने फर्स्ट कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया। लोकमान्य तिलक के ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूशन में महात्मा गांधी भी शामिल हुए और उन्होंने नेशनल लेवल का पर्सपेक्टिव दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेशनलिज्म का डेवलपमेंट इंडिया में डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस से हुआ, है ना। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय के बदलने के साथ साथ कांग्रेस की पॉलिसीज़ भी चेंज होती गई। बहुत सारे व्यूज़ जो थे वो डिफरेंशिएट हुए। कांग्रेस में जो थिंकिंग्स थी वो नई नई थिंकिंग्स इमर्ज हुई, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। तो इस चैप्टर में हम ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कांग्रेस के। ठीक है, देन लिबरलिज्म और लिबरल नेशनलिस्टिक थिंकिंग। ठीक, लिबरल का मतलब होता है उदारवाद। ठीक है, उदारवाद मतलब जो किसी भी तरह का कहना चाहिए, किसी भी तरह की अहिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, है ना, एंगर का रास्ता नहीं अपनाते हैं, उन्हें कहते हैं लिबरल। जो हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, दैट आर लिबरल, है ना। तो 1885 से 1905 के बीच का जो पीरियड था, इसको इंडियन हिस्ट्री में लिबरल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कमांड था वो लिबरल लीडर्स के हाथ में था, मॉडरेट लीडर्स के हाथ में था। जो मेन मॉडरेट लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे। ये कुछ इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे। ये जो लीडर्स थे, इन्हें मॉडरेट थिंकिंग में विश्वास था और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को धीरे धीरे लेजिटिमेट मीन्स से, जायज़ तरीक़ों से, वैध तरीक़ों से पाना चाहते थे। मॉडरेट्स जो थे वो लेजिटिमेट मीन्स के बिलीवर थे। लेजिटिमेट मैंने जैसा कि आपको बताया कानून के अनुसार, लीगल, है ना, कानून के अनुसार वो कानून के तरीक़ों से, लेजिटिमेट मीन्स से जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहते थे या उसके पक्ष में थे। तो ये लेजिटिमेट मीन्स क्या थे? अपील्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए और पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए मॉडरेट्स जो थे वो अपने डेलीगेशन भेजा करते थे इंग्लैंड में। ब्रिटिश पीपल को अवेयर करने के लिए इंडियन पीपल की प्रॉब्लम से मॉडरेट्स जो थे उन्होंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू किया, जिसे इंडिया का नाम दिया गया, और ये न्यूज़पेपर लंदन से पब्लिश होता था। हर साल जो मॉडरेट्स थे वो एक प्रपोजल पास करते थे जिसमें अपनी डिमांड रखते थे लॉजिकल अप्रोच के थ्रू, और वहाँ पर इस प्रोग्राम में एजिटेशन का कोई भी प्लेस नहीं था, है ना। क्रोध, गुस्से का सहारा वो नहीं लेते थे। दे वर अप्रीहेंसिव दैट एजिटेशन माइट रिजल्ट इनटू लॉलेसनेस। उनका मानना था कि एजिटेशन जो है गैर कानूनी तरीक़ों को आगे बढ़ाता है या बढ़ावा देता है ना। शुरू में तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिंपैथेटिक व्यू अपनाया कांग्रेस के लिए। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कन्वेंशन को अटेंड करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का वो भी चेंज होने लगा और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन था उसको माइनॉरिटीज़ और एंटी ब्रिटिश का नाम दे दिया। ठीक है, कांग्रेस के जो मेंबर्स की एक क्लास थी, है ना, वो मॉडरेट्स की पॉलिसी से को अप्रूव नहीं करती थी, उनकी पॉलिसी को सही नहीं मानती थी। वो मॉडरेट्स के अप्रोच को ब्रिटिश रूल के फेवर में मानती थी। उनका मानना था कि जो मॉडरेट्स हैं वो ब्रिटिश के फेवर में काम करते हैं। तो धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे वो उनका जो ब्रिटिश रूल के लिए जो डिमांड करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो धीरे धीरे उनका जो था वो एन्चेंटेड ख़त्म होने लगा। उन तक जो उनकी पहुंच थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से तक जो उनकी पहुंच थी, धीरे धीरे कम होने लगी मॉडरेट्स की। ठीक है,
तो जो इनिशियल पीरियड रहा था कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पर फ्रीडम के लिए कोई डिमांड नहीं की गई थी उस समय पर। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने ना तो कोई फ्रीडम की डिमांड की थी। कुछ स्टेट्स में जो भारतीय थे, कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इसकी डिमांड की थी। जो टर्म था सेल्फ रूल, इसको तिलक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म था ये। और इस तरह से जो लिबरल लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस में, वो ये उनका काम करने का तरीका था। अब हम पढ़ेंगे कि जो मॉडरेट लीडर्स थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस या अचीवमेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जो मॉडरेट्स थे वो अपने डिमांड को अचीव करने में, अपील्स मेमोरेंडम के थ्रू अपने डिमांड्स को फुलफिल करने में या अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन उनको ये इस बात का क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया कांग्रेस के थ्रू। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया नेशनल इशू को, नेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड एंड मैच्योर पीपल ऑफ विद पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, है ना। हालांकि जो मॉडरेट्स थे उन्हें ब्रिटिश रूल जो है ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश रूल के लिए ये कल्याणकारी हैं। जो मॉडरेट्स हैं उनका भला करने के लिए हैं, है ना। वो कभी भी ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, उनको हेजिटेट नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लोगों को मनी के आउटफ्लो से अवेयर कराया और उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो था इंडियन इकोनॉमी पर, उस पर भी प्रकाश डाला, है ना। मॉडरेट्स के इन्फ्लुएंस के अंडर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1892 में एक बिल पास किया जिसमें इंडियंस को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की परमिशन मिली। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी मॉडरेट्स की। देन अग्रेसिव नेशनलिज्म। उसी समय पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी शुरुआती के सालों में जो कांग्रेस थी 20 इयर्स तक उसमें कांग्रेस में जो कमांड थी कांग्रेस का वो लिबरल्स या मॉडरेट्स के हाथ में रहा। ये हमने अभी पढ़ा था। जो अग्रेसिव हार्डलाइनर्स थे उन्होंने वो थक चुके थे मॉडरेट्स की पॉलिसी से, अपील, रिक्वेस्ट, मेमोरेंडम, डेलीगेशन, इन सब पॉलिसी से वो थक चुके थे जो अग्रेसिव लीडर्स थे। अब वो लोगों को नेशनल स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेट्रियोटिज्म और करेज के लिए जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडियंस को उनके राइट्स दे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म के एमरजेंस का क्या कारण था, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक दूसरा सेक्ट था एक्सट्रीमिज्म, इसके एमरजेंस का या ओरिजिन का क्या कारण था। पहला डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड द वर्किंग ऑफ मॉडरेट्स, है ना। जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट के लीडर थे जैसे कि लाला लाजपत राय, विपिन, अग्रेसिव लीडर्स जो थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे जैसे कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जो थे, इन सब ने रियलाइज़ किया कि इंडियंस जो है पॉलिटिकल राइट्स को कभी नहीं पा सकेंगे थ्रू मेमोरेंडम एंड अपील। तो जो अग्रेसिव लीडर्स थे उनका ब्रिटिश जस्टिस में कोई भी फेथ नहीं था, कोई विश्वास नहीं था उनको ब्रिटिशर्स पर, और वो चाहते थे कि एक पावरफुल मास मूवमेंट वो लॉन्च करे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। लोकमान्य तिलक ने कहा कि इंडियंस जो है, इंडियंस को अब फ्रीडम सिल्वर की प्लेटर में कभी नहीं मिलेगी, बिना लड़े उन्हें अपनी आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरा है फेलियर ऑफ लेजिटिमेट मूवमेंट, है ना। काफ़ी रिक्वेस्ट्स और अपील्स की मॉडरेट्स ने ब्रिटिशर्स के सामने। ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पास किया, है ना। लेकिन इसमें भी इंडियंस को वैलिड राइट नहीं दिया गया, है ना। हालांकि जो जितने भी होप्स थे, जितनी भी आशाएं थी पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, वो सब फेड हो गई। तो इस तरह से लेजिटिमेट मूवमेंट जो था वो फेल रहा। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, जो मेन रीज़न था अग्रेसिव नेशनलिज्म के एमरजेंस का, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिएक्शनरी पॉलिसी, है ना। जो भी प्रोमिसेस इंडियन से उन्होंने किए थे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत और क्वीन विक्टोरिया के अनाउंसमेंट 1858 में, वो सब केवल वर्बल फारसी साबित हुए, मतलब झूठी कही हुई बातें ही साबित हुई, उनको कभी फॉलो नहीं किया गया। एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही पहले की तरह।
और इस पीरियड के दौरान जो नैरो माइंडेड ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन रूल को कमांड करते रहे और रिएक्शनरी पॉलिसी जो थी वायसराय की इंडिया में वो चलती रही। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो एटीट्यूड था वो कम्प्लीटली रेशियली प्रेजुडाइज था, इनह्यूमन था इंडियंस के लिए। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने इंडियन फीलिंग्स को, उनकी रेस को बहुत काफ़ी हद तक हर्ट किया। नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ा धक्का पहुंचाया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी के तहत। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे कैपिटलिस्ट का केवल भला हो पाया। जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो उस पर वो रिमूव कर दी गई थी ब्रिटिश गुड्स पर, जिसके कारण इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है द सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट। 19th सेंचुरी के एंड तक सोशल कल्चरल और रिलीजियस मूवमेंट लगातार चलते रहे, प्रिपेयर होते रहे। इंडियन का माइंड सेट हुआ फिर स्ट्रगल के लिए इनजस्टिस के अगेंस्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सारे जो मूवमेंट्स थे इन्होंने लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को चार्ज किया। आर्य समाज जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था, उन्होंने इंडिफरेंस की टेंडेंसी पर स्ट्राइक किया और लेथार्जी और इन्फीरियोरिटी और इंडियन सोसाइटी में जो प्रिवेल था पॉलिटिकली अवेकन किया आर्य समाज ने लोगों को। नेशनलिस्ट जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष और एनी बेसेंट, इनके इनकरेजमेंट से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट आगे बढ़े और नेशनल मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन मिला। ओके। नेक्स्ट रीजन था नेचुरल कैलामाइटीज, ड्रॉट एंड प्लेग, है ना। 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में भारतीयों को नेचुरल कैलामाइटीज़ को भी फेस करना पड़ा। इस पीरियड के दौरान बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन इस समय पर ड्रॉट के लोग विक्टिम्स को हेल्प करने की बजाय दिल्ली में बहुत ग्रैंड दरबार का ऑर्गेनाइज कर रही थी और उसी समय 1896 में मुंबई में प्लेग भी फैला और इन सब के नेचुरल कैलामाइटी के दौरान जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था वो इंडियंस के लिए इंडिफरेंट रहा। तो ये रीज़न था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रेवोल्यूशन। इंग्लिश भाषा का नॉलेज होने के साथ ही जो इंडियंस थे वो एजुकेट होने लगे थे और वेस्टर्न रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से वो काफ़ी जागरूक हो चुके थे। रूसो, वोल्टेयर, मेजिनी बुर्क और गैरीबाल्डी के जो उपदेश थे, उनकी जो लिखी हुई किताबें थी उनको पढ़कर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए और जो वायसराय थे एबीसिनिया के, इटली के, और जो छोटी कंट्री थी जापान की, इतनी छोटी सी कंट्री जो जापान थी उसकी जो विक्ट्री थी इतने बड़े इटली राज्य पर, है ना, और रशिया का जो ज़ार के अगेंस्ट वॉर था, इन सब से इंडियंस को काफ़ी होप मिली, काफ़ी आशाएं बढ़ गई, है ना। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में बंगाल का 2 पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। ये कॉन्स्पिरेसी थी हिंदू और मुस्लिम को बंगाल में ब्रेक करने की, उनके बॉन्ड को, यूनिटी को तोड़ने की परमानेंटली। इससे जो बंगाल की सिचुएशन थी वो काफ़ी एक्सप्लोजिव हो चुकी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि बंगाल का पार्टीशन जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को जगाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा। महात्मा गांधी ने भी इसे एक्सेप्ट किया हिंद स्वराज में और उसके बाद ही बंगाल का पार्टीशन के बाद ही भारत में जो है जगह जगह पर सही मायने में जागरूकता आई, अवेकनिंग आई। ओके। तो ये सब कॉजेज थे अग्रेसिव नेशनलिज्म के ओरिजिन के या फिर एमरजेंस के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, है ना। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा। जो रियल एक्सटीरियर थे उनके जो रिप्रेजेंटेशन था नेशनल मूवमेंट का उन्होंने किया था, उन्होंने ये महाराष्ट्र में पहले ऑब्जर्व किया गया था। सबसे पहले गणेश उत्सव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था पब्लिकली 1893 में। सबसे पहले इसी तरीके से शिवाजी की जयंती भी सेलिब्रेट की गई 1899 में लार्ज स्केल पर। ये सारे जो इवेंट्स थे वो लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग को डेवलप करने का एक ज़रिया था भारत में। 1896-97 के दौरान महाराष्ट्र
में जो प्लेग और ड्रॉट आया उस समय पर लोगों में बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट आ चुका था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को लीड किया था, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी अपील न्यूज़पेपर्स के थ्रू रखें। कायस्थ समाचार जो न्यूज़पेपर वो लॉन्च कर उन्होंने किया था, पब्लिश करते थे। बंगाल में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की शुरुआत बंगाल के पार्टीशन के रिएक्शन के रूप में शुरू हुआ था। पब्लिक मीटिंग कंडक्ट की गई थी और प्रोटेस्ट किया गया जगह जगह पर बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट। बिपिन चंद्र पाल नेशन वाइड टूर पर गए, लोगों को जगह जगह उन्होंने जागरूक किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। इंडियन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो थे उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करने में। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट का जो काम करने का तरीका था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, वो मॉडरेट से काफ़ी अलग था। उनका वो सेक्रीफाइस और मार्टिरडम में बिलीव करते थे, देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते थे फ्रीडम पाने के लिए। बॉयकॉट, स्वदेशी और इंडियन एजुकेशन, ये 3 वेपन्स उन्होंने अपनाए थे ब्रिटिश क्लचेस से अपने फ्रीडम को लेने के लिए। ये जो लीडर्स थे उन्होंने स्वदेशी और सेल्फ गवर्नेंस जैसे वर्ड्स का यूज़ किया था। सेल्फ गवर्नेंस से मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी भारतीयों को मिल जाएं और पॉलिटिकल सिस्टम जो था इंडियंस की प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल हो। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बॉयकॉट और सेल्फ रूल को सपोर्ट किया। बॉयकॉट से मतलब ना केवल फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना था बल्कि गवर्नमेंट जॉब, इंस्टीट्यूशन और अवार्ड्स को भी बॉयकॉट करना था। सेल्फ रूल का मतलब जो सेल्फ रूल था वो भी बॉयकॉट से ही कॉरस्पॉन्डेंट था, उसका ही एक रूप था। 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में जो आइडिया था मनी के आउटफ्लो का और पावर्टी का, वो भी काफ़ी तेज़ी से उभरा और जो स्वदेशी वस्तुएं थीं, लोकली मेड जो गुड्स थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। लोकल गुड्स का जब यूज़ होने लगा, जो लोकल गुड्स थे स्वदेशी का यूज़ करना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना राष्ट्रीयता का एक प्रतीक बन गया, नेशनलिज्म का सिनोनिम बन चुका था। बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है उसे रेडिकल नेशनलिस्ट्स मूवमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था और काफ़ी सक्सेस भी इन्हें मिला और इसने प्रूव कर दिया कि और ये जो है स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ जो था, इसके कारण इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी उभरने में उन्हें सहायता मिली और उनके लिए एक बूंद साबित हुए। नेशनल कॉप्स का जो फंड था वो कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में सहायक हुई और बहुत जल्द ही स्कूल और कॉलेजेस भी मूवमेंट का सेंटर बन गए। इंग्लिश एजुकेशन इंटेलेक्चुअल के डेवलपमेंट में बैरियर नहीं बने कभी भी। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो था वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी प्रोवाइड उसने किया थ्रू द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करने में सहायता की एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ने। तो जो ऑब्जेक्टिव था नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम का क्या था? प्रोवाइड एजुकेशन विच वुड सपोर्ट नेशनल वेलफेयर। इस तरह का एजुकेशन देना जिससे नेशनल वेलफेयर, देश के कल्याण को सपोर्ट मिले, है ना। और नेशनल वेलफेयर, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल वेलफेयर को अचीव करने के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये क्या थे? ये सब डेवलपमेंट थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के और इस तरह ये जो तरीका था एक्सट्रीमिस्ट का काम करने का था। अब इसमें दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। जो रेडिकल मूवमेंट था या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसका क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या महत्व था? जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट पॉलिसी को अपनाया था, है ना। किसकी जगह पर? कॉपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। कॉपरेशन कौन कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को? मॉडरेट लीडर्स कर रहे थे। तो उसकी जगह पर एक्सट्रीमिस्ट ने नॉन कॉपरेशन पॉलिसी को अपनाया था। ये जो पॉलिसी थी वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी। जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे वो वायलेंस का पाथ अपनाते थे और जो क्रिएटिव प्रोग्राम थे उस पर स्ट्रेस करते थे और मास मूवमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया उन्होंने। उसका इम्पैक्ट जो था काफ़ी सिग्निफिकेंट हुआ मूवमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने बॉयकॉट लॉन्च किया,
स्वदेशी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, नेशनल एजुकेशन काउंसिल को इस्टेब्लिश किया और क्रिएटिव प्रोग्राम्स पर उन्होंने स्ट्रेस किया और जो क्वालिटीज़ थी सेल्फ इस्टीम की, सेल्फ डिपेंडेंस की और सेल्फ रिलायंस की हर व्यक्ति में रेनफोर्स करने और डेवलप करने में सहायता की। अब हम पढ़ेंगे मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के, कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, इन्हें ट्रायो कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने अपने तरीके से लोगों को जगाने का, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेट्रियोटिज्म की भावना को भरने में बहुत सहायता की। पहले हम तिलक के बारे में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अग्रेसिव नेशनलिज्म के फादर माने जाते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो बहुत ही अलग थी और रिलीजियस थिंकिंग से इन्फ्लुएंस थी। उनका मानना था कि कोई जहाँ पर जिसका जन्म होता है वहाँ पर उसका नेचुरल राइट होता है और उसे पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने प्रोक्लेमेशन भी दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया, सेल्फ गवर्नेंस के लिए फाइट किया जब तक वो जिंदा रहे। उन्होंने यंगस्टर्स को इंस्पायर किया, उनमें फियरलेसली स्ट्रगल करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और देश के लिए कुर्बान होने के लिए प्रिपेयर किया। जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे विपिन चंद्र पाल। वो एक इन्फ्लुएंशियल ओरेटर थे और अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट और एजुकेशनिस्ट भी थे। उनकी आवाज़, उनका ओपिनियन जो था न्यू इंडिया और वंदे मातरम के थ्रू लोगों तक पहुंचा। बंगाल का पार्टीशन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में साबित हुआ रेडिकल नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में। विपिन चंद्र पाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था नेशनल अवेकनिंग लाने में बंगाल में। ओके, लाला लाजपत राय जो थे मॉडरेट थिंकिंग के अगेंस्ट थे कांग्रेस में, है ना। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट। उनका मानना था कि स्वराज जो है एसेंशियल है राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और रिफॉर्म्स के लिए, अच्छे एक गुड गवर्नेंस के लिए जो है स्वराज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और उनका जो वर्किंग स्टाइल। अब इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय।